बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को एसिड एंड बेस बैलेंस चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री का वो एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली अगर हम बॉडी में चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आइंस कितने हैं, हाइड्रोजन आइंस की जो मिकदार होती है दैट इज़ बेसिकली 40 नैनोमोल्स टू 80 नैनोमोल्स तक हो सकता है 24 आवर्स के अंदर। इतना जो है ना हाइड्रोजन आइंस बनते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस है ना, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है बॉडी के अंदर बन सकते हैं और इनको अपनी बॉडी से निकालना ज़रूरी है ताकि नॉर्मल जो पीएच है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन आइंस जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये जो है पीएच को कम कर देता है, ठीक है। और जब पीएच कम हो जाता है तो उसके नतीजे में एसिडिटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आइंस जो है वो बहुत कम हो गए बॉडी में तो फिर क्या होगा, पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्कलोसिस जो है यानी कि एल्कलोसिस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी के अंदर। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी किसी भी सोर्स से जो हाइड्रोजन आइंस जो है वो बॉडी में आ रहे हैं या बन रहे हैं उनको जो है उनको मेंटेन रखा जाए और उनकी जो हीमोस्टेसिस है वो की जाए। अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो जो एक्सेस है उसको निकाला जाए, अगर कम बन रहा है तो फिर हाइड्रोजन को रिटेन रखा जाए, ठीक है। अब जो सोर्सेज होते हैं हाइड्रोजन आयन के, वो क्या क्या होते हैं, कहाँ से जो है बॉडी में ये बनते हैं। तो एक तो आप जो है याद रखो कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फ़र कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि मिथियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, ये सारी जब इनकी ऑक्सीडेशन की जाती है, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है कि उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया हाइड्रोजन आइंस का सोर्स। इसी तरह से जो है सेकेंड आ जाते हैं एसिड्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इसी तरह से यूरिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन आइंस का सोर्स बनते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, हर एक सेल जो है वो अपनी एनर्जी की डिमांड्स पूरी करता है और उसके लिए जो मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह को जो तोड़ता है, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी एक सोर्स है। अब ये डिफरेंट, इसी तरह से आप जो फूड खाते हो, अगर आप एसिडिक फूड खा रहे हो तो वो भी जो है एज ए सोर्स है फॉर हाइड्रोजन आइंस टू बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो एसिडिटी है वो बढ़ सकती है, ठीक है, और पीएच चेंज हो सकता है। अब हम क्यों इस बात से कंसर्न है कि पीएच को मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पीएच का चेंज जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स वगैरह जो नॉर्मल बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं उसको डीनेचर करने में काम करता है, ठीक है। अगर वो डीनेचर हो जाएंगे तो क्या होगा, डीनेचुरेशन की वजह से जो है नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो है पीएच चेंज की वजह से जो हार्ट रेट होता है वो क्या हो सकता है, वो जो है एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है, जिस एरिथमियास वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह से अगर पीएच चेंज जो है वो हो जाए, पीएच चेंज की वजह से जो है क्या हो सकता है कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन उसका जो शेप है वो चेंज होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद भी क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब पीएच चेंज जो है वो इन तमाम चीज़ों को, बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नॉर्मल प्रोटीन्स को चेंज कर सकता है। अब जब हम ब्लड का पीएच देखते हैं ना, नॉर्मल जो पीएच बॉडी का अगर पीएच देखा जाए तो दैट इज़ 35 to 45 नैनोमोल्स पर लीटर जो है ये बेसिकली अमाउंट होती है। यानी कि अगर पीएच के लिहाज से देखा जाए तो 7.35 से लेकर 7.45 जो रेंज है ये नॉर्मल रेंज होती है उसकी बॉडी के अंदर पीएच की। और अगर ये रेंज जो है वो चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, एसिडोसिस हो सकता है या अल्कलोसिस हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, एसिडिटी या फिर अल्कलिनिटी हो सकती है, ठीक है। एसिड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हाइड्रोजन डोनेट कर सके उसे कहा जाता है। इस तरह से जो बेस होता है, बेस क्या होता है, जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे। तो बेसेस आर द एक्सेप्टर्स, एसिड्स आर द डोनर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक। अब जो बफर्स होते हैं, जब हम बफर्स की बात करते हैं तो बफर्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाएगा कि जो पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर बॉडी के अंदर आप देखते हो कि हाइड्रोजन आइंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ये बफ़र ये हाइड्रोजन आयन को ले लेगा अपने पास टेम्परेरी तौर पर और जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी।
इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो गई है तो ये बफर्स क्या करेगा, अपने साथ जो बाइंडेड हाइड्रोजन आयंस होंगे उसको रिलीज़ कर देगा और इसके जो लेवल है प्लाज्मा के अंदर बॉडी के अंदर उसको नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो ये बफर होता है। तो बफर को अगर हम कभी के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे बफर प्लस हाइड्रोजन आयन, बफर बाउंडेड टू हाइड्रोजन आयन। देखें, अगर हाइड्रोजन आयंस की कमी है तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि बफर अपने आप से हाइड्रोजन आयन को निकाल दे और जो हाइड्रोजन आयन की कमी है उसको पूरा कर दिया जाए। अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो बफर हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाएगा और ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि जो है एक्सेस जो हाइड्रोजन आयंस है उसको बाउंड कर दिया जाए और वो इंटरप्शन ना करे विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी के साथ। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के बफर्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट प्रोटीन्स जो होते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन्स किस तरह का फंक्शन करते हैं तो दीज आर बेसिस, ये बेस के तौर पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल जो पीएच होता है ना, जिस पीएच पे काम कर रहे हैं दे कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, तो ये एज अ बेस काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बफ़र की जो नॉर्मल डेफिनेशंस आपको बुक्स में देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि बफ़र जो होता है ये बेसिकली एक सोल्यूशन होता है वीक एसिड का उसके सॉल्ट के साथ, या फिर एक वीक बेस का उसके सॉल्ट के साथ, तो उसको हम बफ़र कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी एसिड ऐड कर दिया जाए उस तरह के सोल्यूशन में या थोड़ा बेस ऐड कर दिया जाए उस सोल्यूशन में तो फिर पीएच वो चेंज नहीं होता, क्योंकि बफ़र क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए हैं, अगर आपने एसिड डाला हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए तो वो उसको ले लेगा, अगर आपने बेस डाला है तो हाइड्रोजन आयन से देगा ताकि पीएच मेंटेन रहे। नॉर्मल जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसका जो पीएच है वो होता है 7.4, जो वीनस साइड पर ब्लड होता है उसका जो पीएच है वो होता है 7.35। ऐसा क्यों है? देखें, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कुलेटरी कैपिलरी है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेल है, ये आर्टरी आ रही है और यहाँ से वेन बन रही है। जब ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, जब ब्लड आता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। ये आया, यहाँ पर एक्सचेंज होता है, सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। इसका मतलब है कि इनिशियल आर्टरी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा जाए तो वो कम होता है, लेकिन अगर वेन साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा जाएगा तो वो ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद क्या है, मैंने जैसे बोला कि ये एक एसिड बनाता है जो कि है कार्बोनिक एसिड, है ना। तो जब कार्बोनिक यानी कि यहाँ पर एसिड कम है, यहाँ पर वेन की साइड पे एसिड ज़्यादा है, तो जब जहाँ पे एसिड ज़्यादा होता है वहाँ पे पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एसिड ज़्यादा है तो यहाँ पे पीएच कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एसिड क्या है, कम है, कार्बन साइड कम बना है ना आर्टरियल साइड पे, तो पीएच क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप देखो यहाँ पे आर्टरी पीएच है 7.4, लेकिन वीनस कितना है 7.35। क्यों कम हो गया 0.05? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो गया है कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बन साइड ऐड हो गया। ठीक है, अब जो एसिड और बेसिस के सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस, देखिए दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एसिड्स और एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल एसिड्स। ठीक है, फिक्स्ड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसे एसिड्स होंगे जो गैस फॉर्म में नहीं होते, जिनको आप रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग वगैरह से निकाल नहीं सकते, तो उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीड कैसे हो सकता है बॉडी से, थ्रू किडनीज ही वाहिद सोर्स होगा, वाहिद तरीका ज़रिया है जिसके ज़रिए से इनको निकाला जा सकता है। लेकिन वोलेटाइल वो होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, रिस्पायरेशन से भी निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल तो कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन से ही बाहर निकल जाएगा। और ये जो किडनीज़ का केस है इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं फॉस्फोरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, इसी तरह से जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होगा, कीटो एसिड्स होगा, ये सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है। और नॉन वोलेटाइल के अंदर क्या जाएगा, नॉन वोलेटाइल के अंदर कार्बोनिक एसिड मैंने बता दिया, सिट्रिक सॉल्ट्स हो गए, फ्रूट जूसेस वगैरह जो आप लेते हैं उसमें जो सिट्रिक एसिड्स हो गए वो, इस तरह से जो अमोनिया बनता है, अमोनिया भी गैस फॉर्म में होता है, इस तरह बाइसल्फेट हो गया और एसीटेट हो गया, बाइसल्फेट और एसीटेट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वोलेटाइल हैं और इनको रिस्पायरेशन से निकाला जा सकता है, रिस्पायरेटरी लंग्स के जरिए से निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा,
अब जो है ना हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो कुछ चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। देखिए, जब ब्लड पीएच को नॉर्मल, हमारा जो इस चैप्टर का कंसर्न है एसिड बेस बैलेंस में, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जो पीएच है, जो ये नॉर्मल पीएच है आर्टरीज का, वीन्स का, ये चेंज हो। यानी कि बस वी नीड टू मेंटेन दिस पीएच, इस रेंज के अंदर 4-5 और 3-5 के रेंज में ब्लड पीएच को मेंटेन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना 3 तरह के डिफेंसेस हैं, 3 तरह के एहतियाती तदाबीर या फिर सिस्टम्स है बॉडी के अंदर जो कि पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ना वो होता है जिसको हम कहते हैं बफर मैकेनिज़्म। ठीक है, बफर मैकेनिज़्म को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड आ जाता है, जब बफर मैकेनिज़्म हो गया उसके बाद लंग्स यानी कि रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म रोल प्ले करेगा, और थर्ड केस के अंदर आ जाएगा किडनीज़ भी फिर रोल प्ले करेगा। तो ये 3 सिस्टम्स क्या करेंगे, दे विल बी बेसिकली गोइंग टू वर्क, ताकि जो ब्लड पीएच है उसको रेगुलेट किया जा सके। सबसे पहला आ जाता है बफर सिस्टम। मैंने आपको बफर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया भी कि जो बफर होता है वो बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर कि जो क्या कर सकता है, जो हाइड्रोजन दे भी सकता है और हाइड्रोजन ले भी सकता है। डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर उस वक्त क्या सिचुएशन जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ मतलब आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, एसिडिटी यानी कि हाइड्रोजन आइंस बढ़ गए हैं, यानी कि पीएच कम हो गया है, तो उस नतीजे में क्या होगा, ये बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये इस एक्सेस सरफेस हाइड्रोजन को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, कुछ टाइम के लिए इसको कैप्चर कर लेगा, ताकि पीएच जो है वो चेंज ना हो, पीएच मेंटेन रहे। बिल्कुल ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से एल्कलोसिस हो गया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो है हाइड्रोजन आइंस की लेवल कम हो गया है, पीएच जो है यानी कि बढ़ गया है, तो उस नतीजे में ये इसके पास जो हाइड्रोजन आइंस बाइंडेड होंगे वो इसको रिलीज़ कर देगा ताकि पीएच मेंटेन किया जा सके। तो ये होता है बफर। ठीक है, अब बफर जो है इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि बफर सिस्टम आगे फर्दर बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बफर है उसकी जो कैपेसिटी है कि एक बफर कितना बफर कर सकता है, बफरिंग कैपेसिटी यानी कि कितना वो जो है पीएच को चेंज होने से बचाता है, उसको हम बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब इसकी जो बफरिंग, हर एक बफर सोल्यूशन की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। एक वो डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ द बफर पे। देखिए, आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल बफर वैसे ही ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है बफर सोल्यूशन ज़्यादा है तो वो बफरिंग भी ज़्यादा करेगा, है ना। और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा है पीकेए ऑफ द बफर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करेगा। अब पीके को समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीके असल में क्या होता है, आपको ताकि आपको ये समझ आ जाए कि पीके क्यों इंपॉर्टेंट है बफर्स के लिए। देखिए, पीके जो होता है वो किसी भी एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ऐसा पीएच होता है या फिर आप कह सकते हो ऐसी वैल्यू होती है कि जिस दौरान एसिड जो होगा वो हाफ डिसोसिएट कर जाता है अपने आइंस में, यानी कि वो हाफ जो है हाइड्रोजन आइंस दे देता है और हाफ अपने पास रखता है बाउंडेड। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ऐसे पीएच के दर ऐसा पीएच जिसके अंदर जो एसिड होगा वो आधा जो है आइंस अपने दे चुका होगा, हाइड्रोजन आइंस दे चुका होगा, और आधा जो है वो अपने पास बाउंडेड रखेगा। तो इस तरह का जो पीएच होता है उसको हम पीके ऑफ दैट एसिड कहते हैं। ठीक है, जो पीके है ना, पीके इससे हमें पता चलता है कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। देखें, अगर किसी भी पीके, एक बात याद रखनी है कि पीके इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एसिड स्ट्रॉन्गनेस। ठीक है, मतलब देखें, अगर पीके किसी एसिड का ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, यानी वो बहुत आसानी के साथ जो है हाइड्रोजन आइंस नहीं दे सकता। अगर किसी का पीके ज़्यादा होगा तो वो एक वीक एसिड है। नॉर्मल एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो हाइड्रोजन आइंस दे। तो एक वीक एसिड वो होगा जो थोड़े से हाइड्रोजन आइंस दे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस दे, जल्दी दे, ज़्यादा दे। तो अगर पीके ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो एसिड वीक है, और अगर पीके कम है तो इसका मतलब है कि वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस दे सकता है। तो जिस एसिड का पीके ज़्यादा होगा वो एक वीक एसिड है, और जिसका पीके कम होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको HCl की बात करूं तो HCl का जो पीके है ये होता है तकरीबन -6। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और कहूँ नाइट्रिक एसिड का, इसका होता है
-1.4। मैं आपसे पूछूं कि इनमें पीके किसका ज़्यादा, तो आप कहोगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो अगर इसका पीके ज़्यादा है इसका मतलब ये क्या है, वीक एसिड है कंपेयर टू HCl। HCl का क्या है -6 है, तो इसके मुकाबले में HCl के मुकाबले में एक वीक एसिड है तो ये तीनों मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन अगर इन दोनों में भी कंपेरिजन किया जाएगा, क्योंकि इसका पीके HCl का पीके बहुत नेगेटिव है, बहुत कम है, इसका मतलब है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देता है, जबकि जो HNO3 है ये बहुत कम हाइड्रोजन आयंस देता है कंपेयर टू HCl। तो ये तो एक बात हो गई पीके के बारे में। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है कि बफर जो है वो डिपेंड करता है कि पीके क्या है, पीके ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। पीके एक ऐसा पीएच जिसमें क्या है, हाफ जो एसिड है वो बाउंडेड है हाइड्रोजन आयंस के साथ, और हाफ जो है उसने डिसोसिएट कर लिया है, ठीक है, ये वो पीएच कहलाता है पीके, ठीक है। अब आप खुद सोचो इस पीएच पे क्या बफरिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ये पीएच है यानी कि पीके है, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इस दौरान अगर मैं एसिड डालती हूँ, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन आयंस सरप्लस डाल दिए, तो क्या होगा कि जो एसिड्स डिसोसिएट हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वापस से मिल जाएंगे, और इस तरह से पीएच नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयंस कम हो गए, तो जो ये वाले हाइड्रोजन आयंस है जो कि बाउंडेड है वो जो है क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे और इसके पीएच को नॉर्मल कर देंगे। यानी दोनों तरह से क्या है, सेफ्टी या सिक्योरिटी सिस्टम पहले से मौजूद है, दोनों सिस्टम्स पहले से मौजूद है। अगर एसिड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयंस है उनको अपने पास बाउंड कर देगा। अगर एसिड कम है तो हाइड्रोजन आयंस जो इसके पास पहले से बाउंडेड थे इस बफर के साथ वो रिलीज हो जाएंगे। तो पीके पे जो है ना क्या होता है, ये बफर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है ना, जब इसका पीके देखा जाता है तो इसका पीके होता है 4.76, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH एंड CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये दो फॉर्म्स में पाया जाएगा इस पीएच पर, ठीक है, ये इसका पीके है। अब क्या है ना कि अगर मैं कहती हूँ कि जो सोल्यूशन है उसका पीएच 4.76 ही है, और ये जो बफर हमने बनाया है, ये जो वीक बफर एसिटिक एसिड का बना है वो भी 4.76 है, यानी कि इस केस में पीके क्या हो गया, इक्वल टू पीएच। इसका मतलब है कि ये जो एसिटिक एसिड है इस सॉल्यूशन के अंदर जिसका पीएच पहले से इतना है, क्योंकि इसका पीएच इसके पीके इस एसिड के पीके की इक्वल है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं एसिटिक एसिड डालती हूँ, यानी अगर ये वाला बफर डालती हूँ एसिटिक एसिड का, तो आधा डिसोसिएट करेगा और आधा नहीं करेगा, ठीक है। हाफ जो है वो बाउंडेड रहेगा, ठीक है, और हाफ जो होता है वो आयनाइज्ड होगा, मतलब कि डीएसोसिएटेड होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस दौरान क्या करती हूँ, इस दौरान मैंने अगर हाइड्रोजन आयंस डाले तो जो फ्री फॉर्म में था ये वाला फॉर्म जो था ये इसको कैप्चर कर लेगा और पीएच नॉर्मल रहेगा। अगर मैं कोई बेस डालती हूँ तो ये जो हाइड्रोजन आयंस होंगे ये क्या करेंगे, ये बाहर निकल आएंगे और जो बेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, पीएच चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब आप देखो, अगर ये पीएच 4.76 ना होता, ये जो है फॉर एग्जांपल 7 होता या 8 होता या 4 से नीचे होता, तो इस कंडीशंस के अंदर कभी भी एसिटिक एसिड कम्प्लीटली आधा बाउंडेड या आधा जो है डीएसोसिएटेड ना होता, मतलब या तो जो है ना बाउंडेड ज़्यादा मिकदार में होता है या फिर जो है जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो ज़्यादा होता, तो उस केसेस में फिर ये अच्छे बफर के तौर पे काम ना कर पाता। इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन हो और वो सोल्यूशन जो है उसका जो pKa है वो सोल्यूशन जिसका pH जो है उतना ही है जितना कि वो बफर का pKa है, तो तब जो है आधा बफर जो है वो हाफ जो है डिसोसिएटेड होगा, हाफ जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा, और उस दौरान वो एक बहुत एक्सीलेंट बफर के तौर पे काम कर पाएगा, ठीक है।